सर एक पैच है लालढान से चिल्लर खाल का। आजकल तो जनता जो है वो कोटद्वार की सड़कों पर भी है। हमारे एक पत्रकार हैं वो दिल्ली में जाके बैठे हैं कि ये रोड बननी चाहिए और उनको पूरा जन समर्थन भी मिल रहा है। आप क्योंकि वन मंत्री और आपका सीधा सीधा ताल्लुक है। शुरुआत से पहले दिन से प्राथमिकताओं में है कि ये सड़क बने। वन अधिनियम के चलते हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। हम अपने ही जल, अपने ही बचाए हुए जंगलों पे, अपनी ही जो नदियां हैं हम उन पर ही नहीं जा सकते हैं, उन पर ही हमारा कोई अधिकार नहीं है, जबकि हम लोकल पीपल्स हैं। जितने भी पेड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए कटते हैं उससे दुगनी जमीन में एफोरेस्टेशन करना पड़ता है और ये प्लांटेशन कहीं पर भी हो सकता है। आपने देखा होगा आजकल गुलदार जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज में चले जा रहे हैं और कहीं गाय, कहीं बच्चे, कहीं जो औरतें हैं वो बहुत आसान शिकार इनका हो जाती हैं और एक विरोध भी चल रहा है इस पे क्या कहेंगे सर आप? तो ये पहली बार हुआ है इस राज्य में। जीपीएस बेस्ड सिस्टम लगा रहे हैं ताकि टाइम पर लोगों को अलर्ट कर सके। सर गैरसैंण को लेकर क्या कहेंगे? तय किया कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। ईडीसी के माध्यम से स्थानीय लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बना के ऑपरेट करने के लिए स्थानीय लोगों को दे देंगे और उसकी जितनी भी इनकम होगी उसका 80% उन्हीं लोगों पे जाएगा, मात्र 20% सरकार को जाएगा। इस राज्य में 10 साल से मिशन मंकी चल रहा था। 7 वर्षों में जहाँ कुल 35,000 बंदरों का स्टरलाइजेशन हुआ था, हमने पिछले 3 वर्षों में 1 लाख बंदरों का स्टरलाइज किया है। एक वक्तव्य आपका आया था जिसमें आपने बताया था कि उनियाल लोग जो हैं वो बिहार से आए हैं और इस तरह से बहुगुणा लोग बंगाल से आए हैं, तो उसमें काफी सारा जो है वो जन विरोध भी प्रकट हुआ था। आपने किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही? नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे उत्तराखंड के जाने माने व्यक्तित्व और उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री हैं। वन मंत्रालय के साथ साथ आप निर्वाचन हो गया, भाषा मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा का भी आप ही देखते हैं। नाम तो आप सब जान ही गए होंगे, फिर भी मैं बता दूं आज हमारे साथ हैं हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनसे जानेंगे उनका जो इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है, कैसे संघर्ष के साथ वो यहाँ तक पहुंचे हैं और उत्तराखंड के लिए उनके मन में जो चीजें हैं जैसे विकास को लेकर, उनके मंत्रालय को लेकर और अभी जितनी सारी आपदाएं भी आई हैं, तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे सुबोध उनियाल जी के साथ। बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद आपका। तो सर थोड़ा सा तो पहले आप अपना पीछे का जो लाइफ था आपका, जो आपका परिचय है जीवन का, अभी तक आने का कैसा सफर रहा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं नरेंद्र नगर मेरी जन्मस्थली है। नरेंद्र नगर में पैदा हुआ और प्रारंभिक शिक्षा नरेंद्र नगर में करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद जान चला गया और 1978 में अचानक 39 वर्ष की उम्र में माता जी का देहांत हो गया। माता जी के देहांत के बाद खैर धर्मशाला लगने लगा और ज़्यादातर समय हम भाइयों का, खासकर मेरा, विश्वविद्यालय में ही बीतने लगा। तो उसी समय अचानक एक परिवर्तन आया और मैं छात्र राजनीति में चला गया। छात्र राजनीति में जाने के बाद 1979 5 अप्रैल को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने क्या पर्वतीय क्षेत्र के राज्य के बिना पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं, इस टॉपिक पर एक सेमिनार किया। आप लगा लीजिए 5 अप्रैल 1979 को, जब मैं मात्र 19 वर्ष का था, तो एक सेमिनार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया। मुरली मनोहर जोशी जी, कमला बहुगुणा जी, इन लोगों को सेमिनार में बुलवाया था। तो ये तभी हम लोगों को लगने लगा था उस उम्र में कि राज्य अलग होना चाहिए। फिर सडनली जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। डीजी पंत साहब उसके संरक्षक बने। पंत जी से मैं लगातार संपर्क में रहता था और क्योंकि इलाहाबाद की भूमि में राजनीति करना और छात्र राजनीति, तो हेमंत नंदन बहुगुणा जी को कोई भूल ही नहीं सकता। हेमंत नंदन बहुगुणा जी के सानिध्य में आए और फिर जब तक बहुगुणा जी जीवित रहे, बहुगुणा जी के ही साजिद बन के हम लोग राजनीति में रहे। तो विश्वविद्यालय में राजनीति करते हुए फिर मुझे मेन पॉलिटिकल हिस्ट्री में आने का अवसर मिला। 1981 का ऐतिहासिक चुनाव था हेमंत नंदन बहुगुणा जी का। उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 40 लड़कों को लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे थे और उस चुनाव में जिस तरह से दरिंदगी हुई, लोकतंत्र को जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई और वो इलेक्शन काउंटरमैंड हुआ। काउंटरमैंड होने के बाद दोबारा नवंबर में इलेक्शन हुआ। बहुगुणा जी ऐतिहासिक वोटों पे जीते। उसी दौरान बॉम्बे अधिवेशन भी हमारा था। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी उस समय बहुगुणा जी ने बनाई थी। तो मुझे
प्रदेश में वाईएमटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में बहुना जी ने एक जिम्मेदारी दी, तो 20-21 वर्ष की उम्र में आपको अगर प्रदेश इस यूथ की जिम्मेदारी मिल जाए तो मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें आई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 1981 में मैं जीन्स पहनना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया। उम्र ज़्यादा लगे, चश्मा पहनना शुरू किया। तो सर तब से अभी तक कभी जीन्स नहीं पहनी आपने? जीन्स कभी नहीं पहनी उसके बाद? 1981 के बाद मैंने कभी जीन्स नहीं पहना। अच्छा। तो फिर छात्र राजनीति में रहते हुए विश्वविद्यालय में एक प्रथम पंक्ति के स्टूडेंट लीडर के रूप में मैं स्थापित रहा। फिर धीरे धीरे राजनीतिक यात्रा बढ़ती गई और मैं 84 में फाइनली इलाहाबाद को बाइक करके, पूरी परिवार इलाहाबाद में था, मैं अकेले नरेंद्र नगर आ गया और फिर मेरे पर्वतीय क्षेत्र की राजनीति की शुरुआत हुई। लगातार भ्रमण करना, 50 किलोमीटर रोज पैदल चलना, अकेली लाइफ थी। तो आगे चलते रहे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर राजनीति में मुझे एक स्थायित्व मिला, लोगों का प्यार मिला। और उसके बाद 1991 में 1989 में जब अचानक बहुना जी का देहांत हुआ तो हम लोग कांग्रेस में शामिल हो गए और मुझे यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। 1991 में मैं टिकट का बहुत बड़ा दावेदार था, अंतिम क्षणों में टिकट कट गया और टिकट काटने के बाद मुझे यूपीसीसी का ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नामित किया और ये यात्रा चलती रही। फिर 93 में टिकट कटा, फिर 96 में टिकट दिया तो सिंबल लेट कर दिया और सिंबल लेट उसमें हरीश रावत जी थे। सिंबल लेट करने के कारण मेरा नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का भारत की संसद ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण को अपना अप्रूवल दिया और ये तय हुआ कि अब ये राज्य बनेगा, तो फिर कांग्रेस ने भी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड कांग्रेस ट्रांजिट कमेटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाई। 68 मेंबर कमेटी थी। मुझे उस कमेटी में अकेला जनरल सेक्रेटरी बनने का अवसर मिला और फिर जब 2000 में राज्य बना तो राज्य कमेटी बनने के बाद फिर मैं प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, जो मैं तकरीबन 2012-13 से तो रहा। फिर 2002 में मुझे टिकट मिलने के बाद जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना। 2007 में ईवीएम में जीता, लेकिन अब कोई एक इतिहास है, क्या बताओ। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप 4 वोट से हार गए। फिर लगातार लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ अपने क्षेत्र में जो मुझे जिम्मेदारी मिली। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा क्षेत्र महाविद्यालय विहीन क्षेत्र था। मेरा क्षेत्र 15% ही गाँवों में बिजली थी। मेरे क्षेत्र में 5% गाँव जो थे वो रोड से कनेक्ट थे जी। मेरे क्षेत्र में कुल मिलाकर के 15-17 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे और एक पॉलिटेक्निक था। इसके अलावा कहीं पानी की बहुत बड़ा समस्या थी। 70-75% गाँव में पानी का बहुत बड़ा अभाव था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली, आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक, सबसे ज़्यादा महाविद्यालय, 66 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, 5 ITI, इसके अलावा हर गांव का सड़क से जुड़ना। और 2007 तक ही मैंने अपने क्षेत्र पर, अपनी विधानसभा में हर गांव का विद्युतीकरण कराने का काम 5 वर्षों में कर लिया था। और इसके अलावा आज प्रदेश स्तरीय तमाम संस्थान, उत्तराधिका पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से लेकर तमाम चीज़ें, और मैं समझता हूँ संभवतः अकेली मेरी विधानसभा होगी जिसमें कि 4 स्थानीय लोकल बॉडीज हैं। नगर पंचायत तपोवन, नगर पालिका ढालवाला मुनिग्रेती, नगर पंचायत गजा और नगर पालिका नरेंद्र नगर जी। तो इस तरह ये अपने जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ और एक विकास की सोच के साथ किया। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आपका बचपन से लेकर और अभी तक जो है वो आप नरेंद्र नगर में ही पले बढ़े और आपकी कर्म भूमि भी नरेंद्र नगर रही है, तो उत्तराखंड से ही आप रहे हैं। लेकिन सर, पीछे आपकी एक वक्तव्य आपका आया था कि जिसमें आपने बताया था कि उनियाल लोग जो हैं वो बिहार से आए हैं और इस तरह से बहुगुणा लोग बंगाल से आए हैं, तो उसमें काफी सारा जो है वो जन विरोध भी प्रकट हुआ था। तो क्या कहेंगे सर, आपने किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही थी? थोड़ा सा अगर आप उस पृष्ठभूमि में आप जाएंगे जी। ऋषिकेश का मेयर का चुनाव था जी। कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस ऐसे राज्य में जहां मैदान, पहाड़, गढ़वाल, कुमाऊं, सबका एक आपस में प्रेम था जी,
तो उस चुनाव को मैदान और पहाड़ के नाम पे तोड़ने की कोशिश की गई। तो मैं जब मुझे बुलाया गया तो मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मैदान पहाड़ की बात करने वाला वो ये समझ ले कि आज उत्तराखंड में ये देखिए ये है गढ़वाल का इतिहास। जी। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन जाते कहाँ से आई, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और केवल उनियाल और बहुगुणा नहीं, सारी जातों के बारे में जो आज उत्तराखंड में जाते हैं, गढ़वाल ब्राह्मण की और कुमाऊं ठाकुर की। इसके अलावा आप देखेंगे तो बद्रीधर पांडे जी ने भी लिखा है, और इसके साथ साथ जो द हिमालयन गजेटियर जो एटकिंसन साहब ने लिखा, बहुत स्पष्ट है। उनियाल लोग यहाँ 9वीं शताब्दी में आए, तो आज 9वीं शताब्दी पहले अगर कोई बिहार से यहाँ पे आया और आज 25वीं शताब्दी में अगर आप ये बोलोगे आप बिहारी हो, तो मैं समझता हूँ ये केवल कुंठित मानसिकता का लोग कह सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे होकर अनपढ़ बनते हैं। क्योंकि मैंने एक राजनेता जो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा, उसने भी कोई कमेंट किया तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको कहीं का नहीं किताबें पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद वास्तविकता जाननी चाहिए। और उस समय जो ऋषिकेश के सौहार्दता को तोड़ने की कोशिश की गई थी, मेरे उस बयान को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि एक माहौल शांत होने में उस बयान ने बड़ी मदद की थी। लेकिन सडनली विधानसभा में 2-2.5 महीने 3 महीने बाद एक घटना होती है जी, जिस घटना में हमारे वित्त मंत्री जी के मुंह से कुछ निकल जाता है, और उसके बाद इस राज्य में कुछ ऐसे लोग जो राज्य के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करना चाहते थे, और केवल जिनकी जमीन कहीं नहीं थी राजनीतिक, जो अपनी राजनीतिक जमीन केवल इस राज्य में लोगों को आपस में लड़वा कर तुड़वा कर झगड़ा करने के बाद अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों ने अननेसेसरी इसको इश्यू बनाया। तो ये मैंने आप तो कहा ना कि उत्तराखंड राज्य में अगर आप इन तीनों किताबों को पढ़ेगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई 8वीं शताब्दी में आया, कोई 9वीं शताब्दी में आया, कोई 11वीं शताब्दी में आया, कोई 12वीं शताब्दी में आया, और इस तरह उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों ने एक समाज क्या निर्माण हुआ। तो अब इस चीज को लेकर के मैं समझता हूँ, मैंने जो कह दिया, कुंठित मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जो अज्ञानता बस इस बात की बातें कर रहे हो, मैं समझता हूँ इस तरह के लोग इस तरह की बातें उठाया करते हैं। चलिए सर, ये तो बात पुरानी भी हो गई है। बस ये था कि एक मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि मैं खुद पहाड़ी हूँ। जो आदमी 84 में इलाहाबाद छोड़ करके अपने घर अकेले आया हो पूरे परिवार को छोड़ के, और जिस व्यक्ति ने 1979 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 अप्रैल को पृथक पर्वतीय राज्य के बिना पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं के टॉपिक पर एक सेमिनार इलाहाबाद में करने की हिम्मत की हो, उस आदमी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, थोड़ा सा आगे चलें। जैसा कि वन मंत्रालय आपके पास है और मैं कोटद्वार से आती हूँ, तो ये दोनों का एक बड़ा अभी तक हमने देखा है कि 23 साल से मैं कोटद्वार में हूँ, शादी के बाद से लेकर। और हमारे यहाँ सर एक पैच है लालढान से चिल्लर खाल का, जो कि आप भी सुन रहे होंगे। और आजकल तो जनता जो है वो कोटद्वार की सड़कों पर भी है। हमारे एक पत्रकार हैं, वो दिल्ली में जाके बैठे हैं कि ये रोड बननी चाहिए, और उनको पूरा जन समर्थन भी मिल रहा है। सर, बहुत सारे विधायक आते हैं हमारे कोटद्वार के, और पूर्व में जो आपके सरकार के वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, उस समय हम जो हमारे यहाँ विधायक थे कोटद्वार में, उन्होंने उस पर थोड़ा सा काम भी किया था। लेकिन पता नहीं किन कारणवश जो एनजीटी हो या जो भी हो वो बंद। तो सर वो क्या, आप क्योंकि वन मंत्री और आपका सीधा सीधा ताल्लुक है, आपको मालूम है कि वो पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सीबीआई इंक्वायरी भी इसमें बैठी, सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है। तो देखिए, मैं उस पूरे के पूरे प्रकरण की टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मामला जब सर्वोच्च न्यायालय की जो एक कमेटी बनी थी, एम्पावर्ड कमेटी, सेक्टरिस्ट एम्पावर्ड कमेटी, उस कमेटी ने भी जांच करने के बाद रिपोर्ट इसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय ने हमें कहा कि आप इसके लिए भारत सरकार में जाइए और भारत सरकार की स्वीकृति के बाद ही आप इस पर कोई काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जी इस चैनल के माध्यम से कि अच्छी, ये बड़े खुशी की बात है कि अभी जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में हम गए, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी उसके मिनट्स जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही मिनट्स जारी होंगे, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति को हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भारत सरकार की हमें अनुमति मिली है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। और मेरी शुरुआत के पहले दिन से
प्राथमिकताओं में है कि ये सड़क बने, इसलिए इसको लेकर हम गंभीर भी हैं। और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही इसकी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो पिछली मीटिंग अभी हुई है उसकी मिनट्स जारी होंगे, वो मिनट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार इसमें आगे कार्रवाई करें। तो जो मिनट जारी हुए हैं, जो मीटिंग हुई है, मिनट्स जारी नहीं हुए, मीटिंग में हाँ, जो मीटिंग में तय हुआ है वो चिल्लर खाल लालढांग रोड को लेकर आप कह रहे हैं। तो ये हम लोग नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में गए थे, क्योंकि वहां पर वाइल्ड लाइफ का आना जाना है और इसी को लेकर के रुका गया था कि इस पर आप एलिवेटेड रोड नहीं बना सकते, इस पर आप कई तरह के डायरेक्शन थी। तो उसी को लेकर जब रिपोर्ट सबमिट हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप भारत सरकार की स्वीकृति के बाद ही इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में पास किया, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की रिकमेंडेशन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में गई, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में इसमें सहमति प्रदान कर दी है। सहमति प्रदान करने के बाद क्योंकि किसी भी मीटिंग के मिनट्स जारी हो, तो मिनट्स जारी होने के बाद उन मिनट्स को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे की जब कार्रवाई करेगा तो आगे चलेंगे। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए भी उठता है क्योंकि जनरली वो जो है वो कच्चा रास्ता है और उस पर आवाजाही होती है। इवन बसेस भी जो लोकल हमारी हैं उससे आती जाती हैं, एक वहां पर एक वन की पर्ची कटती है और उसके बाद जाते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि बसेस या जो भी है उसमें ट्रैफिक तो हल्का फुल्का चल ही रहा है, तो अगर वही पक्की हो जाए तो भी हमारा काम, और वो सर लाइफलाइन है, कोटद्वारी नहीं बल्कि कुमाऊं को भी जोड़ता है वो मार्ग। मानता हूँ लाइफ लाइन है, लेकिन देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत सरकार का है, ये राज्य सरकार का एक्ट नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अनुपालन करने के बाद ही एक्ट के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर अगर हम एक्ट की बात करें तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे चार धाम वाइडनिंग जो रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे जो रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं वन अधिनियम को एक तरफ या तो मानकों के अनुसार नहीं है या फिर परमिशन ली गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता दूं, जी, सेंचुरी में और नेशनल पार्क में और साधारण प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अंतर है, क्योंकि आपका कॉर्बेट की पैराफेरी में है ये राजा जी में, राजा जी कॉर्बेट और राजा जी दोनों की है। इस कारण क्योंकि इसमें तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी आपने देखा बहुत समय से मांग थी, ये आपका किमसार वाली एक सड़क है बिल्कुल, और अब जाकर के नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से जब उसकी स्वीकृति मिली, अब हम उसको इंटरलॉकिंग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ब्लैक टॉप उस पर भी मना है, ब्लैक टॉप नहीं किया जा सकता, तो इंटरलॉकिंग एक रास्ता निकाला है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से हमने सहमति ली और अब किमसार वाली रोड पे काम प्रारंभ हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अगर ये रास्ता बनता है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, इनफैक्ट संपूर्ण उत्तराखंड का फायदा होगा हम लोग से, क्योंकि हमें जो है वो उत्तर प्रदेश से होके आना जाना पड़ता है। वहाँ पे जो संभावना है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अब तो चाहते हैं कि जो पाखड़ों पे काम शुरू हुआ था जी, और पाखड़ों को एक कॉर्बेट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल पाखड़ों साइड से है, बिल्कुल है। तो हम लोग तो उस पर भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि पाखड़ों गेट शुरू हो और कोटद्वार की आर्थिकी में बदलाव आए और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सर आपको नहीं लगता कि वन अधिनियम के चलते हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं? हम अपने ही जल, अपने ही बचाए हुए जंगलों पे, अपनी ही जो नदियां हैं, हम उन पर ही नहीं जा सकते हैं, उन पर ही हमारा कोई जो मैं कहूँ अधिकार नहीं है, जबकि हम लोकल पीपल्स हैं। तो इसके लिए कुछ है, जैसे गाँव के रास्ते हैं, आप देखेंगे तो एक चीला से भी जो गाँव का रास्ता जाता है वहाँ भी पर्ची कटती है, वन लोकल्स के लिए भी। तो ये सारे जो है अधिनियम ये तहत मई 2025 में विभाग के द्वारा जो मुझसे मैं कोटद्वार गया था, लोगों ने शिकायत की थी कि स्थानीय लोगों से पर्चियां कट रही है। मई के महीने में आदेश निकाल दिया कि स्थानीय लोगों से कोई बात नहीं है। सर इनफैक्ट मैं अगर आपको पर्सनल अपनी बात भी बताऊं तो हमारा कोटद्वार जो लालढांग में खेत पड़ता है, जिसमें अगर हम जा रहे हैं तो हमें हर बार पर्ची काटनी पड़ती है। मैंने आपसे कहा ना कि स्थानीय लोगों के लिए कोई पर्ची नहीं कटेगी। ये निर्णय हम लोग, इसका आदेश भी मई 2025 में निकाल चुके। चलिए सर बहुत अच्छा है, अगर इस तरह का कोई नियम निकलता है तो हमारे जो लोकलाइट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जो आना जाना वहां से जिनका रेगुलर है। एक चीज और सर, देहरादून में आपने देखा होगा कि सड़क जो चौड़ीकरण होती है या जो भी हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं, फिर आंदोलन होता है, फिर उस पे तो सर जैसे कि हमने इस तरह की चीजें देखी हैं कि पेड़ कटना बड़ा आसान होता है, लेकिन पेड़ों को जो एफोरेस्टेशन की प्रैक्टिसेस हैं या लगाना जो होता है उस रेशियो में कहीं दिखता नहीं है सर। तो आप लोग इस पे कितना गंभीर? ऐसा नहीं है। आपको ये मालूम है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बहुत स्पष्ट प्राविधान है जी, जितने भी पेड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए कटते हैं उससे जितनी जमीन स्थानांतरित की गई है उससे दुगनी जमीन में एफोरेस्टेशन करना पड़ता है। और ये प्लांटेशन कहीं पर भी हो सकता है, ये जो नहीं है कि वहीं पे उसी जंगल पे हो। अगर वहां पे जगह अवेलेबल नहीं है तो दूसरे जंगल में हो जाएगा। मुझे याद है, मैं भी अज्ञानता में मैंने बड़ा विरोध किया था कि, और मेरा बयान था, ये बात है 1986 की जी, कि डैम बन रहा है टिहरी में और प्लांटेशन हो रहा है ललितपुर में, क्योंकि मैं उस समय इतना ज्ञान नहीं था।
पूरा प्रदेश को एक यूनिट माना जाता है। उस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, तो टेहरी डैम के बनने से जितने पेड़ कटे उनको कंपनसेट किया गया, ललितपुर झांसी में वहां पेड़ लगाए गए। बट सर थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा है कि डैम तो बना यहाँ पर मैंने बयान दिया ना, मैं अब खुद कह रहा हूँ, अज्ञानता में दिया। उस समय हमारा राज्य उत्तर प्रदेश था, ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि जितने पेड़, आज हमारा राज्य उत्तराखंड है, आज ललितपुर में पेड़ नहीं लगेंगे, बिल्कुल आज उत्तराखंड में ही कहीं पेड़ लगेंगे अगर यहाँ पर पेड़ कटे हैं। और ये प्लांटेशन का दूसरा आप देख रहे हैं, हरेला में हम हर साल नंबर टारगेट बढ़ा रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने करीबन 1,64,00,000 पेड़ों का प्राविधान किया कि 1,64,00,000 पेड़ लगेंगे, जिसमें 50% फलदार पेड़ भी होंगे। इसके अलावा हमने पहली बार राज्य के अंदर अपनी प्लांटेशन पॉलिसी लाए हैं जी। प्लांटेशन पॉलिसी में बहुत स्पष्ट कि उसको एक पारदर्शिता के लिए, एक इस बात के लिए कि आम आदमी को मालूम हो कि उसके जंगलों में कितने पेड़ लगे। हमने टोटल प्लांटेशन पॉलिसी में तय किया कि जो भी डिवीजन जहाँ पेड़ लगाएगी उसे बाकायदा पब्लिक डोमेन में डालेगी, ताकि पब्लिक देखेगी कि किस किस वैरायटी के किस रेशियो में, जो हमने रेशियो दिया है कि कितनी घास प्रजाति के लगेंगे, कितनी फलदार प्रजाति के लगेंगे, कितना उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करने वाले पेड़ वहाँ पे लगेंगे, ये बाकायदा पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा ताकि पब्लिक काउंटर चेक कर सके। दूसरा टारगेट ये है कि जो 30% का सर्वाइवल रेट था, इस सर्वाइवल रेट को किस तरह बढ़ाया जाए, और ये मैंने इसको बड़ा सख्ती के साथ ये उनको डायरेक्शन दिए हैं कि सर्वाइवल रेट बढ़ाइए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा जो हरेला में पेड़ लगे हैं उनका सर्वाइवल रेट 70% पहुँच गया है। तो हम लोग सर ये जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़ा या जो आप डेटा बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है सर, जो जनरली हमारे लोगों के बीच में वो मैसेज ये है कि पेड़ सिर्फ लगते हैं और करोड़ों की संख्या में लगता है हर जगह, लेकिन उनका सर्वाइवल रेट और कितने उसमें से हमारे पास डेवलप होके निकल रहे हैं प्रतिवर्ष, ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई आंकड़ा आता नहीं है। देखिए ये भी हमने चेंज कर दिया जी। अब हर वर्ष जो पेड़ लगेंगे, प्लांटेशन होगा, थर्ड पार्टी से उसकी मॉनिटरिंग होगी। मैंने आप तो कहा ना, काफी बदलाव लाए हैं। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने के बाद देखेगी कि प्लांटेशन के बाद कितने पेड़ों को कंजर्व करने का काम किया गया। तो कंजर्वेशन जितना जरूरी पेड़ लगाना है उतना ही जरूरी उस पेड़ को संरक्षित करना भी है। तो इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की हमने इस पर निर्णय लिया और इसको लागू कर दिया गया है। सर आपका तो विभाग ही ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली वन मंत्रालय से। एक और हमारा जो उठकर आता है उत्तराखंड में, वो है सर वन्य जीव और इंसानी बस्तियों के बीच जो टकराव है। आपने देखा होगा आजकल गुलदार जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज में चले जा रहे हैं, और कहीं गाय, कहीं पशु, कहीं बच्चे, कहीं जो औरतें हैं वो बहुत आसान शिकार इनका हो जाती हैं, और एक विरोध भी चल रहा है इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं पैदा हुआ, हमेशा से है। हमेशा से है। और चूंकि ये पूरा हमारा राज्य ही जंगल का क्षेत्र है, 72% जंगल है, सारे गांव जंगल की सीमाओं से सटे हुए हैं। तो इसके लिए जब मैं मंत्री बना तो हमने पहला निर्णय ये लिया, कभी भी गांवों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोलर लाइट नहीं देता था। अच्छा। हमने पहले चिन्हित किया कि जो एरिया जहां पर ज्यादा घटनाएं होती हैं उसको पहले फेज में उन गांवों को सोलर लाइट दी जाए, ताकि सोलर लाइट से जो जंगली जानवर रात को अटैक करता है तो लाइट के कारण वो उसको कम किया जा सके। दूसरा, लोगों आप लगाइए, हमारे 5,000 के आसपास हम लोगों के सेक्शंस हैं जी। हर सेक्शन में अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं गाँव वालों की भागीदारी के लिए, उनको समझा रहे हैं फॉरेस्ट फायर को लेके और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके कि आप गाँव के आसपास गार्बेज मत इकट्ठा करिए, क्योंकि गार्बेज भी एक कारण है अट्रैक्शन का बड़े जानवर का गांव की तरफ। तीसरा, जो फलदार पेड़ लगाने का हमने लिया कि इतने % फलदार पेड़ लगने अनिवार्य होंगे जंगलों में ताकि जब फलदार पेड़, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो नरेंद्र नगर जैसे शहर रहे, उसके सराउंडिंग में जो जंगल थे वहाँ बेर के पेड़, सहतूत के पेड़, जामुन के पेड़ लगा, आंवले के पेड़ लगते थे, तो छोटा जानवर उनको खाता था। बिल्कुल। और बड़े जानवर का वो आहार था, तो छोटा जानवर जंगल में ही अवेलेबल हो जाता था, तो वो आबादी की तरफ नहीं जाता था। ये शायद बंदरों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए, बंदरों में पूरा आप बंदरों में आऊंगा। तो आज फलदार पेड़ लगने थे, देखिए सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, आप किसी बीमारी को एक सम खत्म नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जी हमने सोलर लाइट का हो गया, अवेयरनेस कैंप्स हो गए। अवेयरनेस कैंप्स के अलावा अपने जो हमारे स्टाफ है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उनको बेहतर हथियार उपलब्ध कराना, बेहतर हथियार उपलब्ध कराने के साथ साथ उनको मोटरसाइकिल वगैरह करीबन
350 मोटरसाइकिल तो मैंने आते ही इन लोगों को दी है। हंस फाउंडेशन से बात करने के बाद उनके द्वारा दी गई। गाड़ियां अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, ताकि गाड़ियां भी रहें, ताकि छोटे मोटर बाइक भी रहें। इसके अलावा हम कोशिश ये कर रहे हैं जैसे GIS सिस्टम से, कि हम ये पहली बार हुआ है इस देश में, हमारे राज्य में, और ये बहुत बड़ा GPS हम लोग पूरा बेस आपका सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जो एक्टिविटी है उस पर भी हम लोग नज़र रख सकें, टाइम पर लोगों को अलर्ट कर सकें। तो ये तमाम तरह की चीज़ें करके ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हमने लिया है इस राज्य में, जो कई फॉरेस्ट फायर में भी काम आएगा और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी काम आएगा। इसके साथ साथ जिस तरह आप देखिए, मैं आने के बाद मेरा पहला ये था कि कोई भी आपदा, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, बिल्कुल, चाहे वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी आपदा बिना जनता की सहभागिता के आप उस पर जीत नहीं सकते। क्योंकि आखिर जब ये मैकेनिज्म नहीं बना था, शासन प्रशासन का डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म नहीं था, मिनिस्टर मुख्यमंत्री नहीं होते थे, बिल्कुल, तो इन जंगलों को बनाने का काम भी और इनको संभालने का काम भी जनता ने किया था। बिल्कुल, आग लगती थी, जनता ही आग बुझाती थी। धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बना कि लोग जंगलों से डिस्कनेक्ट हो गए। तो एग्जैक्टली सर, ये पॉइंट मेरा प्रयास ये था कि लोगों को कैसे कनेक्ट करें। जी, तो कनेक्ट तभी होंगे जब आप किसी को जिम्मेदारी देंगे, या किसी के साथ। हमने इसीलिए कि फॉरेस्ट से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, फॉरेस्ट में कैसे लोगों को इन्वॉल्वमेंट, फॉरेस्ट में जो कमियां हैं उनको दूर करने में हो, फॉरेस्ट किस तरह से लोगों को उनके लाइवलीहुड से जुड़े, इस तरह के प्रयास किया। यही कारण था कि जैसे हमने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा। तो सर इस पे आपकी कुछ योजनाएं चल रही हैं जो आप बता रहे हैं, तो बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं। एक्ट, जी, लोग बड़ा परेशान होते थे कि हमने अपने खेतों में पेड़ लगाए और काटने के लिए वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ता। हम जब उत्तर प्रदेश में थे तो हमको 27 स्पीसीज थी, 27 प्रजातियां थी जो एग्जेम्प्टेड थी, और बाकी सैकड़ों प्रजातियों में वन विभाग से अनुमति लेने का प्राविधान था। जी, मैंने आने के बाद सोचा था कि सबसे बड़े ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करना है, और हम लोगों ने जहां केवल 27 प्रजातियां ही मुक्त थी, वहां अब केवल 15 प्रजातियों को प्रतिबंधित रखा है। अच्छा, बाकी सारी प्रजातियां मुक्त कर दी। किसान, कोई भी आदमी अपने खेत में लगे पेड़ को काटने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और इन 17 प्रजातियों में भी 3 प्रजातियां ऐसी हैं, कीर, तुम और सिमल। इसको मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि जंगलों में चीड़, तुन और सिमल के बहुत ज्यादा पेड़ हैं, तो ऐसा ना हो कि इस प्रोटेक्शन एक्ट की आड़ में बाबा हावी हो जाए और जंगलों से लकड़ी काट करके उसको अपनी जमीन लकड़ी बताए, दोहन शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने ये किया है कि चीड़, तुन और सिमल के लेकर कोई अपनी जमीन में काटने की अनुमति मांगेगा तो DFO वेरिफिकेशन करेगा, देखेगा, अगर उसी के खेत में है तो अनुमति देनी अनिवार्य होगी। अच्छी, तो कंपल्सन कर दिया, कोई ना नुकुर नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने इसमें किया। दूसरा, कहीं ना कहीं हर एक्ट में कुछ लोगों की निगाह होती है। जब हमने ये किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस राज्य में बगीचों ने बिकना शुरू हो गया। लोग बगीचे खरीदने लगे कि ताकि जब ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे तो हमें काटने में आसानी होगी। तो इसके लिए फिर मैंने फिर एक परिवर्तन किया कि ये कानून बगीचों में लागू नहीं होगा, ये कानून टी स्टेट में लागू नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गए हैं, बिल्कुल, वहां लागू नहीं होगा। जी, तो वो एक खरीद फरोख्त भी रुकने का काम हुआ। दूसरा, हम लोगों ने वन पंचायत, हमारे राज्य में 12,230 वन पंचायतें हैं, 11,230, बिल्कुल, और इन वन पंचायतों में जो कमाई होती है वो वन पंचायतों को स्ट्रेंथन करने में लगती है। स्थानीय लोग जो वन पंचायत से जुड़े उनका कोई फायदा नहीं था। तो हम लोगों ने वन पंचायत एक्ट में भी संशोधन करने का मन बनाया और वन पंचायत की जमीन में कृषिकरण अलाउ कर दिया, और उसमें केवल जड़ी बूटी की खेती हमने अलाउ की है। और 628 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया है, जो 628 करोड़ के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम प्रदेश की वन पंचायतों में जो हर्बल प्लांट्स हैं ये उपलब्ध कराएंगे, और फिर उस वन पंचायत से जुड़े हुए लोग वो खेती करने के बाद उसका वाणिज्यिक उपयोग कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग उनको प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाने का काम करेंगे ताकि वैल्यू एडिशन भी किया जाए,
और केवल संदेश ये है कि वनों के माध्यम से लोगों की इनकम हो। तीसरा, जो इको टूरिज्म है, बहुत बड़ी संभावना है। बिल्कुल। हमने इको टूरिज्म में तय किया कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, और इन 2 लाख रोजगार में ईडीसी के माध्यम से स्थानीय लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बना के उनको हम लोग उस डेस्टिनेशन को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद ऑपरेट करने के लिए स्थानीय लोगों को दे देंगे, और उसकी जितनी भी इनकम होगी उसका 80% उन्हीं लोगों पर जाएगा, मात्र 20% सरकार को जाएगा। सर, ईडीसी वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, हेमकुंड में तो बहुत अच्छा काम कर काफी जगह बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे यहाँ नीलगड्डू है, नीलगड्डू में फॉल है, अपने चल रहा है। हमने फिर 62 नए डेस्टिनेशन को ढूंढा ईडीसी के लिए। हाँ, और 32 पर काम प्रारंभ हो गया है। अच्छा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को रोजगार में इसमें फॉरेस्ट के माध्यम से मिले। अब रोजगार के मिलने के साथ साथ अब आप देख रहे हैं हमारे यहाँ राफ्टिंग एक बहुत बड़ी बस्ती है। बिल्कुल है सर। और उस राफ्टिंग में किस तरह से स्थानीय, क्योंकि आज देखिए वनों का संबंध 2 चीजों से बहुत स्पष्ट है, ऑक्सीजन से और पानी से। पानी से, बिल्कुल। और आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की, पानी का लेवल गिरना और पर्यावरण का दूषित होना है। जी। तो पर्यावरण कैसे बचाया जा सके, इसमें आम आदमी की सहभागिता कैसे मिले, आज ये चिंता सबकी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम, जिस थीम पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया, लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता भी है, उत्साह भी है, क्योंकि आम आदमी जान रहा है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज पर्यावरण को बचाना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने प्लास्टिक को बैन किया, और आज किल प्लास्टिक के नाम से भी हमने एक मिशन के रूप में से ले रहे हैं जी। और फिर लोग किससे जुड़े, आज खेती पर जितना निश्चित है। आपने कहा कि बंदरों के कारण बड़ा बहुत ज्यादा लोगों को भाषण मिला कि साहब बंदर हो गए खेती छोड़ने का। नहीं सर, शहरों में भी बहुत हो गए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये भी मैंने आपसे कहा कि दीर्घकालीन पॉलिसी है। इस राज्य में 10 साल से मिशन मंकी चल रहा था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। हमने उसको गंभीरता से लिया, और 7 वर्षों में जहाँ कुल 35,000 बंदरों का स्टरलाइजेशन हुआ था, हमने पिछले 3 वर्षों में 1 लाख बंदरों का स्टरलाइज किया है। अच्छा। आज इस राज्य में करीबन 1.5 लाख के 1.5 से 2.25 लाख के आसपास बंदर हैं, जो सेंसस यहाँ पे है, हम पे उपलब्ध। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हम तकरीबन सभी बंदरों को स्टरलाइज कर देंगे, और इसका जो परिणाम है वो आने वाले 5-7 वर्षों में जब इनकी जनसंख्या गिरनी शुरू होगी तब सामने आएगा। तो बंदरों को, मिशन बंदर मंकी को भी लेकर के हम बंदरों की समस्या को भी इससे भी अवगत हैं। साथ ही साथ लोग सुअर और नील गाय की इस राज्य में बड़ी समस्या थी कि नील गाय नुकसान कर देती है, सुअर नुकसान कर लेते हैं। तो पहली बार हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के नील गाय को और सुअर को मारने के लिए वन दरोगा को ऑथराइज कर दिया है। अच्छा। जो पहले आप चक्कर लगाते थे कि आप कंजर्वेटर से परमिशन लो, वन दरोगा को पावर डेलीगेट कर दिया कि वन दरोगा तक के स्तर के अधिकारी वो डिसीजन नील गाय और सुअर को मारने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा। तो इससे लोगों को, किसानों के लिए बड़ी इससे मदद भी मिली है, राहत भी मिली है। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ हमारी जो डाइवर्सिटी है, ये हमारा एक बहुत बड़ी हम लोगों की ताकत है। बिल्कुल ऐसे। ये डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, इसके लिए मनुष्य भी जिंदा रहे और वाइल्ड लाइफ भी जिंदा रहे। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर भी काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल है। अभी आपने देखा कि बात बधाई भी दी है कोटद्वार में अपने अधिकारियों को। कोटद्वार में आपकी क्या नदी है वो, खो नदी जी, खो है, खो पे, खो पर खबर आई कि एक हाथी का बच्चा बह गया। तो हमारे हमारे लैंसडाउन डिवीजन के कर्मियों ने हिम्मत करके उस हाथी के बच्चे को बचाया है। हाथी के बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक होने के बाद उसको अभी रेस्क्यू सेंटर में है, उसके बाद उसको उसके परिवार के साथ दे दिया जाएगा। तो ये संदेश ये भी है कि वाइल्ड लाइफ का सर्वाइवल भी जरूरी, हमारी डाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है सर। तो हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए आपने देखा कि पहली बार हम लोगों ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, कि ताकि ग्राम प्रधान को जब ये लगेगा कि सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है, और उसमें वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, उसमें युवक मंगल दल के अध्यक्ष, और वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर होंगे। तो ये एक सामूहिक, एक कमिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ वन विभाग किस तरह करे, काम करे। आप लगाइए, पिछले 3 वर्षों में 2000 से ज्यादा हमने मैन पावर भर्ती की है फॉरेस्ट में, ताकि फॉरेस्ट में मैन पावर की कमी ना हो, और हमें फॉरेस्ट वन दरोगा और वन रक्षक जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। हमारे फॉरेस्ट फायर में हम करीबन 4000 के आसपास फायर वाटर्स लगाते हैं। पर सर, उत्तराखंड की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे ज्यादा लोग चाहिए हैं, मतलब
अभी भी कमी बनी हुई तो है। आपने कहा ना 2000 तो अभी लगाया, हमारा अभी आगे भी भी। रिक्वेजिशन चल रहा है पब्लिक लोकसेवा आयोग के पास है, जी ताकि स्थानीय लोक सेवा आयोग उत्तर यहाँ का, जी। तो हमारा ये है कि हम वन विभाग में 100% भर्ती करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रमोशन दे करके टाइमली प्रमोशन दे रहा हूँ, ताकि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ा रहे। चौथी चीज है कि जो यहाँ पर एक ट्रांसफर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में थी, और मैंने जिस दिन वन विभाग में वन मंत्री के रूप में चार्ज लिया था, उसी दिन कह दिया था कि द एरा ऑफ ट्रांसफर इंडस्ट्री ओवर, कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग होंगी, और हम परफॉर्मेंस पोस्टिंग करके अच्छे अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दे करके कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके उत्साह के बिना भी काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। और पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने आपसे कहा कि फॉरेस्ट फायर में कमेटी बनाने के साथ साथ उन कमेटियों को 30,000 रुपए देना। इसके अलावा हर जिले में 3 अवार्ड, जो फॉरेस्ट फायर में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिन ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, 1,75,000 और 51,000 के 3 अवार्ड हर जिले में देने का हम लोगों ने काम निर्णय लिया है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को भी पहली बार भाई हर जिले में 3 कर्मचारियों को भी, चाहे वो डिवीजन लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, जी 1,75,000 और 51,000 के 3 अवार्ड हमने उनके लिए भी रखे हैं। इसके देखिए लेकिन मुझे लगता है कि इनाम जो आपने लिखा है वो बहुत अच्छा है। अभी पीछे आपने शायद एक फंक्शन इसमें हुआ भी है। मेरा ये कहना है सर कि अगर आप उनको लाइवलीहुड से या उनकी डायरेक्ट इनकम कुछ इस तरह से जुड़ जाए, जो लोकल लाइट्स हैं वहाँ पे, जो गांव वाले हैं, जो जंगलों के पास हैं, जिन्होंने उन जंगलों को बड़ा भी होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरह की कोई योजना आप बता रहे थे? इसीलिए 11,230 वन पंचायतों में, जी जिसमें 25 लाख आदमी को लाइसेंस दिखा, उन वन पंचायतों में वन पंचायत की भूमि में कृषिकरण का अधिकार दे रहे हैं। अच्छा, क्या आप इसमें जड़ी बूटी के पेड़ लगाकर खेती करिए, जो कमाई होगी वो आपकी। अच्छा, बिल्कुल। और 628 करोड़ का प्रोजेक्ट बना जी। तो हमारा ये है कि वन से कहीं ना कहीं लोगों की आजीविका जुड़े। इसके अलावा मैंने कहा देखिए, कर्मचारी में फॉरेस्ट में हम 4,000 फायर वॉचर्स लगाते हैं फायर सीजन में, और 2-2 लाख का उनका बीमा होता था, कई लोग चले जाते थे। तो मैंने निर्णय लिया कि एक सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो हमने 10 लाख रुपए का बीमा हर फॉरेस्ट फायर वॉचर को देने का निर्णय लिया, और उनका सामूहिक बीमा इस वर्ष भी कराया। और इसी का परिणाम भी है, कुछ ऊपर वाली की कृपा भी हुई इस बार तो कि विगत वर्ष के मुकाबले कुल 17% फॉरेस्ट फायर से नुकसान इस बार सर मानसून भी, बारिशें भी थोड़ी जल्दी ऊपर वाली कृपा कहती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 2022, 23, 24, 25 को उठा के देखेंगे, तो 21, 22, 19, 20, 21 इन सारे सालों में सिवाय एक वर्ष के कोविड में यहाँ पर सबसे कम नुकसान हुआ है। उसके अलावा इन 3-4 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले हमने काफी कंट्रोल किया, केवल जन सहभागिता का। जन सहभागिता तो इम्पोर्टेंट है ही सर। इसके साथ एक चीज और है, अभी आप देख रहे होंगे सर, बहुत सारी आपदाएं हमारे उत्तराखंड में, आपदाग्रस्त हुआ पड़ा है उत्तराखंड, चाहे वो थराली हो, रुद्रप्रयाग में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। इसमें से सर 2 चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि प्राकृतिक तो जितना है वो है, उसमें आ रहा एक अनियोजित जो विकास है वो भी, और जो नदी के मुहाने पर जो हमारे गाड़ गदेरे होते थे, उनके मुहाने पे जो सेटलमेंट्स बन गए हैं, जो कमर्शियल सेटलमेंट्स हुए हैं। तो सर आपका डिपार्टमेंट जो है वो कितना इसमें गंभीरता से ले रहा है इन चीजों को? और पहले इसमें केवल हमारे डिपार्टमेंट की भूमिका नहीं है जी, लोकतंत्र की कुछ खूबसूरतियां हैं, तो लोकतंत्र के कुछ नुकसान भी है। अभी देखिए, थराली में जहाँ पर पूरा मार्केट बना था, ये बताया गया कि पूर्व में गंगा जी का ही उस नदी का रास्ता था। हाँ। और नदी ने जब रास्ता बदला तो लोगों ने वहां पे बसावट कर दी। बिल्कुल, धराली में भी यही हुआ है। थराली में भी यही हुआ। बिल्कुल। तो थराली की घटना के अलावा जोशीमठ में जो कुछ हुआ जी, वो आपने देखा, लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, नालों में कब्जा कर दिया, उसके बाद मकान बना दिए। बट सर ये तो प्रशासन देखेगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया। हाँ, खूबसूरती के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। बिल्कुल। आप देहरादून में चल जाइए, तमाम सुरिपसना के सौंग के स्पैन कम हो गया पर बसावट बच गई है, और सब उन निर्भर वर्ग के लोग हैं। तो हमारा यह है कि उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर सरकार ने कैबिनेट में चर्चा करने के बाद बहुत गंभीरता से इस पे निर्णय लिया भी। और इस समय सभी जिला प्रशासन नदी तलों के ट्रिब्यूटरी से, केवल नदी के नहीं, जो हमारी बरसाती नदियां भी हैं, उनके किनारों पे बसावट पर इस समय एक युद्ध स्तर पर सब लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए
कैसे इनको हटाया जाए। क्योंकि सर अगर ये जितने भी सेटलमेंट से बने हुए हैं, इन केस अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो फिर बात तो सरकार पर ही आएगी कि आप लोग देख नहीं रहे हैं आपके। सरकार, देखिए सरकार क्या है, बिल्कुल सरकार कोई ये थोड़ी है कि सरकार मैं हूं या आप है। सरकार जनता के द्वारा एक व्यवस्था को चलाने के लिए चुना हुआ समूह है, जी बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जनता पे ही असर आ रहा है। हाँ कहीं ना कहीं। इसलिए कहीं ना कहीं इस बारे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि सरकार का मतलब जनता के द्वारा एक समूह को चुनना, जो सरकार चलाने का काम करता है। एक समूह जो बहुमत नहीं देती जनता, वो विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो आज दोनों पे जिम्मेदारी है कि दोनों इस तरह की घटनाएं न हो, इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सके। और हमारा जो हरसिल इलाका है आपका गंगोत्री वाला, बहुत खूबसूरत इलाका है। अगर उन 60-70 गांवों को तो हमको कहीं ना किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं से वो सुंदर घाटी में जो तमाम संभावनाएं टूरिज्म की हैं उन पर ब्रेक न लगे। क्योंकि जब इस तरह की 2-3 घटनाएं हो जाएंगी तो आम आदमी भी डरता है आने में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों का जीवनचर्या कैसे चलती रहे, वातावरण पर्यावरण कैसे बचा रहे, ये जो कटाव हो रहा है इस कटाव से कैसे इसके उपाय बनाए जा सकें, ताकि ये फर्दर लैंडस्लाइड और एक कटाव को किस तरह रोका जा सके। इन सभी चीजों को लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ एक काम करने की आवश्यकता है। सर आपको नहीं लगता कि ये कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे बड़े हैं, जैसे ऑल वेदर रोड हो गया, ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट हो गया, जो रेल का जो हमारा नेटवर्क अभी चल रहा है, टनल्स बन रही हैं, और इधर गंगोत्री नेशनल पार्क है सर, वहां पे भी देखा तो हमने इतने सालों साल पुराने जो देवदार के वृक्ष हैं उनका भी कटान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये चीजें? देखिए इकोलॉजी और इकोनॉमी, इकोलॉजी भी आवश्यक है और इकोनॉमी भी आवश्यक है। तो इकोलॉजी और सामंजस्य कैसे बिठाया जाए सर? इकोलॉजी और इकोनॉमी में सामंजस्य बैठा के देखिए, आज 4 धाम रोड पे आपको मैंने आपसे कहा जितनी जमीन ट्रांसफर हुई है रोड कटने से, उतना ही उससे दुगनी जमीन पे, या जो कि सेंट्रल प्रोजेक्ट है, सेंट्रल प्रोजेक्ट ले इतनी जमीन पे डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करना अनिवार्य है। तो देखिए बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। डेवलपमेंट भी आपको होना है, नया राज्य है, डेवलपिंग राज्य है। डेवलपमेंट देकर के आपको रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी है, डेवलपमेंट देखकर आपके लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। जिन आशाओं से अपेक्षाओं से लोगों ने संघर्ष करके राज्य का निर्माण किया, उन अपेक्षाओं को पूरा भी करना है, पर्यावरण को भी बचाना है, जंगल को भी बचाना है, और लोगों की आर्थिकी को मजबूत करना है। तो इन सब चीजों में बैलेंस बना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ एक पर्यावरण को लेकर के उत्तराखंड जिस तरह काम कर रहा है, ये आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। सर जोशीमठ में भी आपने पीछे आप एक बात बता रहे थे कि जोशीमठ में जो धसाव हो रहा है, जो इस तरह से हमारे पास जो डेटा आया है उसमें आप कह रहे थे ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया। सर वो देखेगा तो प्रशासन ही ना? देखिए मैंने आपसे कहा ना, हमने आपको देखे इस राज्य में जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए। बिल्कुल। जिला विकास प्राधिकरण बनाने के बाद स्थानीय स्तर पर बड़ा विरोध हुआ, फिर उधर रोक लगे थे। मैंने कहा लोकतंत्र में आपसे मैंने कहा ना, कुछ खुफिया है और कुछ लोकतंत्र की डिमेरिट्स भी है। तो अब सबको देख करके चलना पड़ता है। तो अब कहना मतलब थोड़ा स्पष्ट रूप से आप बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? कहाँ पे ये लोकतंत्र की खूबसूरती को दिक्कत हुई? सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आप अपनी जीवन की सारी कमाई को एक ऐसी जगह पे होटल में जाकर खड़ा कर दे रहे हैं जहाँ पर भविष्य में कहीं ना कहीं कोई अनहोनी की संभावना हो। तो आपने जिस पीढ़ी के लिए कमा रहे हो, आपकी पीढ़ी में नहीं आया, माना तीसरी पीढ़ी में बाढ़ आ गई, तो असर तो आपके आज की कमाई पे पड़ा ना। जो आज आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उसमें जो आप लगा रहे हैं वो तीसरी पीढ़ी पे आगे निकल गया, मालूम है पूरा पूरा वेस्ट बह गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम अनियंत्रित विकास न करें, कि नदी नालों के तलों पर बसावट न करें, और पूरी प्रोटेक्शन वर्क करने के बाद ही मैं समझता तो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। इसी पे एक चीज और भी आ रही थी, जैसे आप अनियोजित विकास कह रहे हो, तो हम देख रहे हैं हमारा जो उत्तराखंड है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक भी यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद भी हम जैसे यहाँ पे जो 2 या 3 मंजिल तक का रहता है, 4-4, 5-5 मंजिल तक इवन जोशीमठ तक बन चुके हैं। तो इस पे सर प्रशासन कैसे लेता है इस चीज को? थोड़ा सा शायद आपके डिपार्टमेंट से तो हटके हैं। चीजों को नहीं बोला जा सकता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हर चीज के नॉर्म्स हैं, नियम है। उसके बावजूद भी मैंने आपसे एक चीज पहले कह दी कि लोकतंत्र में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी है सर। प्रभावशाली व्यक्ति कहीं ना कहीं से इस तरह के काम कर लेता है कि वो
नियमों के को वायलेट करके अपना काम चला लेता है, तो आज मैंने आप इसीलिए कहा कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी देखिए। बिल्कुल। हर चीज सरकार और नियम के भरोसे नहीं, बल्कि अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, क्या भविष्य में उसको इससे नुकसान होने की संभावना नहीं है। चलिए सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके पास मंत्रालय भी बहुत है। एक आपके पास है सर निर्वाचन वाला, जो है हमारा इलेक्शन मंत्रालय जो है, जिसमें इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो अभी सर जैसे पीछे पंचायत चुनाव हुए थे, और आपने भी उसमें देखा होगा कि बहुत सारी खबरें आई थी, कहीं सदस्यों को किडनैप कर दिया, कहीं जो है वो रिजॉर्ट में ठहराए हुए हैं, कहीं आपने देखा गोलियां चल गई। तो सर इस तरह की जो एक्टिविटीज ये आती हैं, तो आपका जो मंत्रालय है वो कैसे संज्ञान लेते हैं आप लोग? ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मेरे इलेक्शन विभाग में नहीं आता। अच्छा मेरे पास जनरल इलेक्शन, अच्छा, आपके असेंबली इलेक्शन, टर्न पोल, विधानसभा, लोकसभा, ये सब आता है। ये हमारे विभाग में है। अच्छा। और इस विभाग में जब काम करना होता है इन इलेक्शन में, हाँ। तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होने के कारण हमारी कोई भूमिका नहीं हो पाती होती। जो ये चीजें होती हैं, आपको क्या लगता है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस तरह से मेरे प्रमुख जी हमारे पास भी बैठे हुए हैं, ये निर्विरोध प्रमुख हुए थे, और इस वर्ष भी हमारा प्रमुख उम्मीदवार जीता, उससे पहले हमारे प्रमुख उम्मीदवार जीते। हम लोगों ने कभी भी किसी सदस्य को उठाने का काम नहीं किया। राजनेताओं को अपनी क्षमता ही बनानी पड़ेगी कि उनको विश्वसनीय बनना पड़ेगा, कि उठाने के बाद भी अगर आप किसी कैंप में आपने वोट नहीं दी, अगर आपको कोई जबरदस्ती उठा कर दिया ना, तो वोट देने का अधिकार आपका है। जिस दिन ये दिख जाएगा कि उठाने के बावजूद मेंबरों ने वोट हमारे पक्ष में नहीं दिया और अपनी मर्जी से वोट दिया है, मैं समझता हूँ ये उठाना ले जाना खत्म हो जाएगा। मैं तो अपनी विधानसभा में पिछले तीनों चुनावों की बात कर रहा हूँ, तीनों चुनाव में हमारे प्रमुख बने, हमने एक भी सदस्य को उठाने का काम नहीं किया। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज आपने देखी होगी, विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो भुक्तभोगी भी हूँ। 2007 में ईवीएम में मैं चुनाव जीत गया। अच्छा। उसके बाद जो कुछ पोस्टल बैलेट के साथ हुआ, इससे जग जाहिर है। तो मैं समझता हूँ पोस्टल बैलेट तो बेईमानी का, बदमाशी करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इसमें कहीं ना कहीं सत्ता बल का अनुचित फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा। ईवीएम में नहीं उठाया जा सकता। ईवीएम में तो आपका सारा आंकड़े आपके सामने हैं। ईवीएम के आंकड़े कैसे आप बदल देंगे? ये तो कभी कभी खिसियानी बिल्ली खंबा होती, चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब है, और जहां आप चुनाव जीत गए वहां आप ईवीएम पे बात ही नहीं करते। चलिए सब आगे शुभकामनाएं कि कभी आपके साथ फिर ऐसा ना हो। दूसरी चीज सर, हमारी जो लोक भाषाएं हैं, जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, सर क्या आपको लगता है ये हम 8वीं अनुसूची में आ पाएंगी? देखिए, स्वयं मैं भी, मुख्यमंत्री जी ने भी गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्रालय से आया भी कि साहब ये एक ऐसा प्रश्न है जो देश में कई भाषाओं के लिए, और इस पर एक सामूहिक चर्चा के बाद ही कोई चीज हो सकती है। फिलहाल अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। हम लोगों ने कई बार इसकी वकालत भारत सरकार से की है, लेकिन अगर आप देखेंगी पूरे देश में इस समय भाषाओं पर, भाषा संस्थानों पे काम के प्रति उदासीनता है। लेकिन हमारे राज्य में पिछले 3 वर्षों में भाषा संस्थान की जीवंतता को हम लोगों ने बनाया है। हमने इस राज्य में स्थानीय भाषाएं, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो जी, और इसके अलावा पंजाबी, उर्दू, सारी भाषाओं को लेकर के इस राज्य में उस साहित्यकारों को जो इन भाषाओं से जुड़े हैं, जिन्होंने इनको जीवित रखा है, उनको अवार्ड देने की शुरुआत की। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों, उदित जो नवोदित बच्चे हैं, उनके लिए अवार्ड रखा है कि नवोदित साहित्यकार को भी अगर, क्योंकि आने साहित्य एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, साहित्यकार चले जाएंगे, दूसरा आएंगे। बिल्कुल। तो नए बच्चों में भी साहित्य के प्रति, अपनी भाषा के प्रति एक संवेदना हो, उनके साथ उनकी जुड़े रहे, इसको लेकर के भी हम लोगों ने नवोदित बच्चों के लिए भी किया। और हर साल हम बच्चों का कंपटीशन करा के हजारों बच्चों को अवार्ड देने, इनाम देने का काम भी करते हैं भाषाओं को लेकर के। इसके अलावा आपके जो बड़े साहित्यकार थे, जिन्होंने देश में भी नाम किया और जिनका साहित्य बहुत अच्छी उच्च कोटि का साहित्य है, ऐसे लोगों को हम इस राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान 5,51,000 का भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने तो देखा है कि इलाहाबाद में शैलेश मटियानी साहब का पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। एक बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में शैलेश मटियानी। बिल्कुल सर है। सूर्यकांत निराला पूरा देश उनको जानता था।
बिल्कुल एक कमरे में रह के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जी। ऐसे तमाम कलाकार हैं हमारे उत्तराखंड में, वैसे साहित्यिक लोग हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने बड़ी आर्थिक विषमताओं में अपना जीवन काटा है। तो ऐसे साहित्य जीवित रहेगा, यही हमारा काम है कि हम साहित्य की जीवंतता के लिए, साहित्य को जीवित रखने के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, उसी में हम लोगों ने एक और प्रयास किया। और ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपने जीवन में बड़े कष्टदायक होकर आर्थिक विषमताओं के कारण अपना जीवन बिताया, ऐसे साहित्यकारों को सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का निर्णय लिया, और ये मरणोपरांत भी हम दे रहे हैं कुछ लोगों को, ताकि उनका परिवार, जिन्हें उनके साहित्यिक होने का नुकसान कहीं ना कहीं परिवार को हुआ, उनको थोड़ा मदद मिल सके। और ऐसे जो लोग ये भी जीवित है, उनको मदद देने से एक संदेश जाए कि अगर आपने सेक्रीफाइस किया है साहित्य की वो जीवित रखने के लिए, तो सरकार ऐसे साहित्यकारों का सम्मान करती है। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज सर आपने भी देखी होगी और अक्सर आपको सुनने में भी आता होगा, जो हमारी तकनीकी शिक्षा है और जो रोजगार है, उसमें गैप है बड़ा सा, उसको सर कैसे पाटने का काम कर? देखिए, मुझे खुशी इस बात की कि हमने सरकार बनने के बाद 2022 में मुझे तकनीकी शिक्षा मिली। हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट सेल बनाया अपने विभाग में, और आज पिछले 3 वर्षों में पहले 60%, 64% और इसी के आसपास इस वर्ष भी हमने लोगों को, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, इनको प्लेसमेंट देने का काम किया। 64% प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके अलावा ये केवल वो लोग हैं जिन्हें हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया। इसमें कुछ बच्चे सरकारी नौकरियों में निकले, कुछ बच्चों ने लेटरल इंजीनियरिंग करने के लिए आगे डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कोर्स करना शुरू कर दिया जी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 64% से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिलाना। और एक प्लेस तो गढ़वाल में भी हम मेले लगाते हैं, कुमाऊं में मेले लगाते हैं। मेलों के माध्यम से तमाम इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज के साथ हमारा लगातार इंटरेक्शन बना हुआ है। और अब हम लोगों ने ये भी किया कि हम डिमांड बेस जो ट्रेनिंग बच्चों को देना चाहते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे हर वर्ष 3 महीने के लिए इंडस्ट्री में जाके भी ट्रेनिंग लेंगे, ताकि जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसके हिसाब से लड़का तैयार हो पाए। हमने जो बाबा आदम, जो आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे करें, जो बाबा आदम के जमाने के कोर्स चले आ रहे थे, उनको मैंने कई कोर्सों को बंद किया। और जो आज प्रासंगिकता जिन कोर्सेज की है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो रोबोटिक इंजीनियरिंग हो, गेमिंग एंड एनिमेशन हो, वो डेटा साइंस हो, इस तरह के 10 नई स्ट्रीम्स को हमने इस राज्य में शुरुआत की। दूसरा, हमारे राज्य में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 8-9 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिनमें घुड़दौड़ी से लेके पन्नगर, द्वारहाट, पंतनगर विश्वविद्यालय का है। मैं जब कृषि मंत्री था वो भी मेरे पास था। तो पंतनगर हो गया, आपका उत्तरकाशी का हो गया, पिथौरागढ़ का हो गया, WIT देहरादून में हो गया, इस तरह कुल मिलाकर गोपेश्वर में है जी। इन सब का टेरी में, न्यू टेरी में है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का चेयरमैन, जो उनका मैनेजमेंट होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें चेयरमैन तकनीक शिक्षा मंत्री होते हैं। और एक हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये एक एफिलिएशन यूनिवर्सिटी थी। और तमाम तरह की असमानताएं थी सभी कॉलेजों में, स्केल को लेके, कोर्स को लेके। तब देखिए, तकनीक शिक्षा का भला हो, इसके लिए मैंने काम किया। मैंने अपनी चेयरमैनशिप के ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दिया, और यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में उन्हें स्थापित करना शुरू किया, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, एक समान सिलेबस पे काम करें, और सेंट्रलाइज भी हो गया, और मॉनिटरिंग भी करने के लिए वाइस चांसलर इनको मिल जाए। बिल्कुल। तो आज हमारे केवल पौड़ी और गुरुद्वारी पौड़ी और द्वारहाट के अलावा सारे कॉलेज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में। और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे राज्य की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके 8 कैंपस है। तो ये केवल तकनीकी शिक्षा में सुधार हो, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम बेहतर बच्चे निकाल सकें, और हमारे बच्चों को अब्रॉड कैसे संभावना बने, इसके लिए हमने एक और निर्णय लिया कि हम इस राज्य में जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच 3 लैंग्वेजेस को पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को दूसरे देशों में जाकर के रोजगार के अवसर बढ़ सके। बिल्कुल सर, बहुत ये तो काफी अच्छी चीजें हैं अगर ये धरातल पर उतरती हैं। सर, अभी आप जो रोजगार मेले की बात कर रहे थे, उसमें सर हमने देखा ये ज्यादातर शहरों में लगते हैं, लेकिन जो तकनीकी शिक्षा और इस तरह के जो रोजगारों की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पहाड़ी बच्चे जो दूरस्थ गांव में हैं, उनको अभी भी
उस लेवल पे देखिए, नहीं पहुंच पाया है। मैंने अगर आपको कहा 64% बच्चों को रोजगार दिया, तो ये 64% बच्चे शहरी क्षेत्र से लेके सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में जो पॉलिटेक्निक्स हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा। और आपको ये बड़ा, जो आपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की, इस राज्य में हम पर 143 पॉलिटेक्निक है, जिसमें 71 सरकारी पॉलिटेक्निक है, एक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक है और 71 पॉलिटेक्निक प्राइवेट सेक्टर के हैं जी। इन और पूरे उत्तर प्रदेश में इतना पॉलिटेक्निक नहीं है जितना उत्तराखंड में। जितना उत्तराखंड में है। अच्छा। तो हमें कह रहे हैं बच्चे तकनीकी शिक्षा के रूप में आगे बढ़े, बल्कि हमारा तो ये भी प्रयास है कि हमने 3 कॉलेज देहरादून, काशीपुर और नरेंद्र नगर, जिसमें इंटीग्रेटेड कंसेप्ट हमने प्रारंभ करने का निर्णय लिया था, जिसमें नरेंद्र नगर का शासनादेश हो चुका है, जिसमें हम लोग एक ही छत के नीचे डिप्लोमा, डिग्री और एमटेक तीनों कोर्सेज, तीनों एक ही छत के नीचे मिले और बच्चे को आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़े। तो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट भी हम काम करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बेहतर डिप्लोमा भी उसके पास हो, उसके बाद डिग्री भी हो, और अगर चाहे तो वो पीजी करना चाहे तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो। बिल्कुल। इस पर भी हम लोग काम करते हैं। सर, जैसे आपने भी बताया कि हमारे पास कुछ निजी तकनीकी संस्थान भी हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो सर इनके उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे निजी जो तकनीकी संस्थान है उनकी गुणवत्ता और फीस वृद्धि का एक बहुत बड़ा इशू आता है सर। देखिए, इस पे भी आप लोगों का कुछ कंट्रोल? बात करेंगे, जिसमें जिस कॉलेज में गुणवत्ता नहीं होगी वहाँ छात्र प्रवेश धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। गुणवत्ता तो आपको बनानी पड़ेगी। फीस का भी तो सर एक बड़ा इशू है। फीस का भी आपसे मैंने कहा 143 सरकारी स्कूलों पॉलिटेक्निक की फीस बहुत कम। अगर ज्यादा फीस रखोगे तो 71 पॉलिटेक्निक, मैंने आपसे कहा सरकार में बहुत पॉलिटेक्निक है, बिल्कुल। तो इसलिए यह संख्या कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के पॉलिटेक्निक्स को भी फीस के माध्यम से एक्सप्लॉइटेशन को उनके जो करते हैं वो उसको रोकने मत कर। सर, इसमें जो एक्सप्लॉइट होता है, ये जो फीस का जो नियंत्रण, क्या आप लोगों का नहीं हो सकता उसके ऊपर, या सरकार कोई मानक तय नहीं कर सकती? देखिए, आप सपोज आप यूनिवर्सिटी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी जी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में आप निर्णय लेने में सक्षम है, तो यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव होती है, वही निर्णय लेती है। तो बिल्कुल सरकार का अंकुश ये है कि उसमें चांसलर, महामहिम जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आज उच्च शिक्षा में महामहिम का बहुत बड़ा गुण होता है जी। और हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं इन सब में कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उससे कंट्रोल होता भी है। और थोड़ा दूसरा ये भी है कि इस जो एक फी स्ट्रक्चर कमेटी है सरकार की, जो उसमें हाई कोर्ट के जज भी है, ये फी स्ट्रक्चर कमेटी भी कहीं ना कहीं फीस को तय करने का काम। सर, एक चीज, बहुत लंबा आपका राजनीतिक सफर रहा, आप जैसा बता रहे हैं इलाहाबाद, जो आप वहां से अपने छात्र राजनीति से आप शुरू हुए थे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी उपलब्धियों किन से संतुष्ट हैं, तो आप क्या बताएंगे सर? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने पहले आपको कहा था कि चाहे एक मंत्री के रूप में हो, मैं कृषि मंत्री रहा, तो कृषि मंत्री के रूप में करीबन 9 अवार्ड सेरेमनी हुई है पूरे देश में उन 5 वर्षों में जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि 9 की 9 अवार्ड सेरेमनी में हम नंबर 1 आए। दूसरा, जब मैं कृषि मंत्री रहा तो आप स्वयं ही जाकर के किसान से पूछ लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को जीवित करने में मेरी बड़ी भूमिका थी और हमने प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनपुट सब्सिडी देश के अंदर उत्तराखंड राज्य में देने का काम किया और कोशिश की कि यहाँ रिवर्स माइग्रेशन भी हो, कोशिश की खेती जीवित हो और इसके लिए जितना संभव सहायता होती है उन्हें काम किया। फॉरेस्ट विभाग मिलने के बाद मेरा प्रयास रहा कि फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं आम आदमी से कनेक्ट किया जाए और उससे भी मैं अपने को संतुष्ट पाता हूँ कि हमने कोशिश, हमारी कोशिश तो कहीं ना कहीं इसके फल निकले हैं। तकनीकी शिक्षा में भी एक किस तरह से तकनीकी शिक्षा में हम एक अपनी उपस्थिति का एहसास दे पाए, इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने उपस्थिति का एहसास दिलाया है। तो आप साहित्यकारों से पूछना चाहिए कि भाषा में, भाषा विभाग ने कहीं भाषा विभाग की जो जिम्मेदारी है, जो भाषा विभाग का कर्तव्य है, क्या उस कर्तव्य को पूरा करने में भूमिका निभाई है? तो मैं समझता हूँ आपको इसमें भी कहीं ना कहीं जवाब जो है सकारात्मक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े राजनीतिक जीवन में आप पे उंगली ना उठे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। किसी तरह के कभी करप्शन के आरोप हम पे नहीं लगे, किसी तरह के पार्शलिटी के आरोप नहीं लगे, किसी तरह के बेईमानी के आरोप नहीं लगे, किसी तरह के
कि इस तरह का काम कर दिया जाए कि सर जिसमें निष्पक्षता न दिखे, इस तरह का कोई कभी आरोप नहीं लगना, मैं समझता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर जैसे आपने भी कृषि मंत्री की अपनी उपलब्धियां गिनवाई, तो अभी तो आप नहीं है, खैर आपके पास अभी वन मंत्रालय और अन्य मंत्रालय हैं, लेकिन कृषि को लेकर एक अभी मेरे मन में एक सवाल आया है सर। मेरा हम लोग जो है वो जैविक कृषि पे भी काम करते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खाद का हमारा काफी अच्छा काम है, 20 से ज्यादा वर्षों का अनुभव भी है। लेकिन सर हम उत्तराखंड में देखते हैं, जब उत्तराखंड बना था तब बात आई थी कि हम इसको जैविक प्रदेश बनाएंगे और उसमें काफी सारे काम भी हुए हैं, हम भी देखते रहते हैं। लेकिन सर धरातल पर उस तरह का कहीं अभी तक इतना और सर एक चीज और थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी सर, जैसे हम कहते हैं कि यूरिया जो है वो केमिकल में आता है और हमारी जैविक खादें को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन सर आपने देखा होगा जैविक खाद का कोई एमएसपी वगैरह प्रॉपर निर्धारित नहीं है और साथ में जो यूरिया है सर उस पर सब्सिडी दी जा रही है। तो ये आपको नहीं लगता सर कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है ये चीजें? अगर आपका अब इस पे अगर इसकी सर्जरी करेंगे तो आपको कोई दूसरा ही दिखाई देगा। अच्छा, देखिए, ये कृषि मंत्री में था तो हमने पूरे देश में सबसे ज्यादा क्लस्टर फैलाई थी, ऑलमोस्ट पूरे पर्वतीय जनपद। फिर उसके बाद में 6500 क्लस्टर और लाए। बिल्कुल 6500 क्लस्टर जब फिर हम लेके आए तो ये हो गया था कि 100% पर्वतीय क्षेत्र सेचुरेशन में आ जाएगा और 10 ब्लॉक हमारे पहले घोषित थे, 10 ब्लॉक भले फिर घोषित किए थे जी। और हम देश का पहला राज्य थे जो उत्तराखंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लेके आए थे, जिस एक्ट में प्राविधान था कि जिस क्षेत्र को हमने ऑर्गेनिक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया उस पर केमिकल प्रेडेशन, केमिकल फर्टिलाइजर का बेचना, खरीदना, रखना, तीनों को अपराध घोषित कर दिया गया था। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 वर्षों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट पर क्या कार्रवाई भी, ये मुझे नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं। सर मेरी तो एक छोटी सी बात है कि हम यूरिया पे तो सब्सिडी दे रहे हैं और अपनी जैविक खादों पे हमारा कोई अभी तक एमएसपी डिसाइड नहीं किया। आपने को समझा ही नहीं जो मैंने कहा। करीबन 15,000 क्लस्टर, एक क्लस्टर 100 किसानों का, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे पूरे किसान पर्वतीय क्षेत्र के कवर हो गए थे। उनको सारा इनपुट फ्री था, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर भी है, फ्री था, उनको मुफ्त में दे रहे थे। सब्सिडी की तब होती है जब आप उनको खरीदते लेकर, हम तो मुफ्त में दे रहे थे। अच्छा, सारा इनपुट मुफ्त में था और वो इनपुट मुफ्त में देने के पीछे उद्देश्य यही था कि आदमी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े, क्योंकि ऑर्गेनिक की तरफ एक कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसा और ये भी गलत स्टैब्लिश हुआ है, बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन हमने लोगों का अगर कम भी होती है तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है इसके दाम कई गुना ज्यादा है केमिकल प्रोड्यूस से। बिल्कुल है। और इसीलिए मैंने करवे प्रदेश के अंदर हमने 1300 आउटलेट बनाने का निर्णय लिया था ऑर्गेनिक के, और तकरीबन मैं समझता हूँ 300 आउटलेट का पैसा भी रिलीज हो गया था पेट्रोली को। अब उन पर क्या प्रगति है मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12-15 बने हैं वो ऑर्गेनिक वो आउटलेट, ताकि मेरा ये था कि जो ऑर्गेनिक हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं फार्मर्स, वो उन आउटलेट्स के माध्यम से इस राज्य की सड़क पर हमने सरकार ने बना के देने का निर्णय लिया था कि सरकार उन आउटलेट्स को बनाएगी और वो सारे फार्मर्स एक 10-10 क्लस्टर्स का एक हमने आइडेंटिफाई किया था इस आउटलेट से ये बेचेंगे ताकि उनका सामान सड़क में आम यात्री जो इस राज्य में इतना करोड़ों यात्री आता है उनको ऑर्गेनिक आउटलेट मार्केट वही मिले, वही मार्केट मिल जाए और हमारे किसान बिचौलिया गायब हो जाए, सीधा का सीधा फायदा कंज्यूमर का भी हो और फायदा प्रोड्यूसर का भी हो। अब मैं नहीं समझता कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया। सर वापस आते हैं। आजकल सर आपको अभी संसदीय कार्य मंत्री का जो है वो अतिरिक्त प्रभार में मिला है, साथ में अब देख रहे हैं हम लोग कि आप जो है वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए काफी राज्यों में नजर आ रहे हैं। अभी आप बनारस गए थे, उससे जो मंडपम है वहां पर आप स्वच्छ भारत जो ग्रामीण जो मिशन था उसका ही आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ गया था, अहमदाबाद में वेस्टर्न हेड बाउल में गया था। तो सर मेरा मैं क्वेश्चन पर केवड़िया में मैं रूरल डेवलपमेंट में गया था। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप काफी लाइमलाइट में हैं, तो ये हमारे मुख्यमंत्री धामी जी से करीबी हैं या फिर भविष्य के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका बन रही है? मुझे जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई मैंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मैं पूर्व में कैबिनेट का स्पोर्ट्स पर्सन भी था, ठीक, और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। और फिर कुछ कारण ऐसी था कि जिसमें मैंने
2022 में ही मना कर दिया था कि ना मैं स्पोक्सपर्सन बनूंगा, और कुछ संसदीय कार्य मंत्री बनने में मैंने अपनी असफलता जाहिर की थी। लेकिन पार्टी ने जब जब कोई जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास किया, और यही मेरा धर्म है। सर भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या सोच? मैंने कहा पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो आदेश करेगी, उस निर्णय को स्वीकार करना, मानना, अपना धर्म मानते हुए आगे बढ़े। चलिए सर, एक अंतिम क्वेश्चन, और मुझे लगता है वो हर उत्तराखंडी के दिल से जुड़ा हुआ है, और जो पर्वतीय लोग हैं हमारे, जो पर्वतीय क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड बसता है, उसका तो है ही। सर गैरसैंण को लेकर क्या कहेंगे? मुझे उस सरकार में भी रहने का अवसर मिला, जिस सरकार में गैरसैंण की भावना को स्वीकार करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने वर्ष में एक सेशन गैरसैंण में करने का निर्णय लिया था, और उसके बाद गैरसैंण में विधान भवन का निर्माण हुआ। मुझे उस सरकार में भी रहने का अवसर मिला, जिस सरकार ने निर्णय लिया कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हो, है ना। तो ये दोनों निर्णय गैरसैंण के पक्ष में है। कहीं ना कहीं उस सरकार के निर्णयों में हम भी शामिल थे। बिल्कुल। तो गैरसैंण एक जनभावनाओं का प्रश्न है, और जनभावनाओं के हिसाब से ही गैरसैंण पे मैं समझता हूँ आगे बढ़ना चाहिए। और जो गैरसैंण के लोगों का भी जो मैंने देखा, उनकी सबसे बड़ी मांग आज की तारीख में है कि गैरसैंण अगर जनपद बन जाए तो उन्हें बहुत आराम मिले। अच्छा। तो ये सभी चीजों को समावेश करते हुए गैरसैंण पे निर्णय लिया जाना, अगर निर्णय सरकारें, हमारी सरकार ने लिया भी और लेगी भी। सर पूर्णकालिक के बारे में क्या लगता है? अब देखिए, ये केवल सुबोध उनियाल की भावना से नहीं चलेगा। पर सर आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं कि नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं समझता सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने इतने बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का आपने उत्तर भी दिया, और काफी अच्छा डिस्कशन ये रहा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप थे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, और आपने बहुत करीब से सुना भी और जाना भी होगा उनके विचारों को, उत्तराखंड को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के वनों को लेकर, वन अधिनियमों को लेकर। इन सारी चीजों के साथ आज हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है सर के साथ, और इस तरह की पर्सनैलिटीज आगे भी हमारे शो में जुड़ी रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप तुरंत से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।